ओके सो आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी हमने समझा व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स पढ़ा हमने, बताइए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले ऑर्डर में बोलेंगे, सबसे पहले सनलाइट, देन रेनफॉल एंड देन सॉइल। ठीक है, हाँ। सो देन वी वर डिस्कसिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन हमने पढ़ा कि बेसिकली उनको 4 टाइप्स में हम बांट सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज फॉरेस्ट्स, सेकेंड इज ग्रासलैंड्स, थर्ड इज डेजर्ट एंड फोर्थ इज एल्पाइन और टुंड्रा वेजिटेशन। अल्पाइन मीन्स जो ठंडी जगहों पर, काफ़ी ठंडी जगहों पर, अब वो ठंडी जगह वो पहाड़ भी हो सकते हैं या नेचुरली सरफेस प्लेन्स भी हो सकते हैं जहाँ ठंडे अगर देशी हैं, तो ऐसी ठंडी जगहों पर कोल्ड प्लेस। हाँ, कोल्ड प्लेस। अब ठंडी में कई तरह का होता है, काफ़ी ठंडी, कम ठंडी, वो ठंडे में ही आएगा। अब उसमें अलग अलग डिग्री हो जाता है कि बहुत ठंडी है या थोड़ा ठंडी है, लेकिन ठंडे जगहों पर। सर ये मतलब कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, और फिर नॉर्मल ठंडा को क्या होगा? कूल। कूल। सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेस्ट्स, है ना। हमने पढ़ा, इस समझा इस चीज़ को कि जहाँ अगर सनलाइट भी ठीक ठाक है, रेनफॉल अगर हैवी है और सॉइल भी वहाँ की जो है फर्टाइल है, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, डेंस वेजिटेशन हो जाता है, बहुत घनी वनस्पति, यानी वनस्पति, सभी पेड़ पौधों को हम एक साथ वनस्पति कहते हैं, जो भी कुछ उगता है। तो घनी वनस्पति जिसमें कि पेड़ भी हो सकते हैं, जंगली झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, लताएं भी हो सकती हैं, घास फूस भी हो सकती हैं, सब मिलके एक साथ ग्रो करते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट या जंगल कहते हैं। ठीक है, जंगल से आप क्या समझते हैं? जंगल का मतलब आप ऐसा इलाका समझते हैं जहाँ बहुत घने बड़े बड़े पेड़ पौधे हो, साथ में जंगली झाड़ियाँ, तनाएं बहुत सब एक साथ उगी रहती है, ऐसे जगहों को हम जंगल या फॉरेस्ट कहते हैं। So forests are dense vegetation consisting of trees, shrubs, climbers, grasses, etc. ठीक है, यानी कि ये सब भी होते हैं और डेंस भी होना जरूरी, तभी फॉरेस्ट कहेंगे। अगर दूर दूर पेड़ पौधे होते हैं कहीं के, तो उसके क्या है, उसको हम जंगल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो घना होना जरूरी है, बिल्कुल नजदीक नजदीक, एक के बाद दूसरा पेड़, और बीच में झाड़ियां, छोटे छोटे पौधे सब उगे रहते हैं, लताएं भी होती हैं साथ में। ठीक है, तो इनको फॉरेस्ट कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। और किस तरह के पेड़ पौधे उग रहे हैं, किस तरह के घास फूस या जंगली झाड़ियां हैं, उनके आधार पर जो है फॉरेस्ट को हम 3 मेजर टाइप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 मेजर, यानी कि छोटे टाइप्स तो फिर बहुत ज्यादा इनके अंदर होंगे, लेकिन मेजर टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे होते हैं, उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। सेकेंड इज डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताया था कि जो एक सीजन में जिनके पत्ते गिर जाते हैं, हाँ, पतझड़ जो हिंदी में कहते हैं, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और थर्ड है कोनीफेरस फॉरेस्ट, यानी जो कोन के आकार में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे बने जो जंगल होते हैं, उनको कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोन आपने आपको दिखाया था, जो कोन आप जो है इसमें आइसक्रीम खाते होंगे कभी, तो कोन का शेप, कोन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कोन इसे कहते हैं। तो कोन की तरह जिसका आकार पेड़ों का होता है, ऊपर से इस तरह से ऊपर की ओर पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह का उनका आकार होता है। ठीक है, तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जिन जंगलों में, उन जंगलों को हम कोनीफेरस ठीक है, डेजर्ट टाइप, डेजर्ट नहीं, पहाड़ों पर होते हैं, ठंडी जगहों पर होते हैं ये। ठीक है, तो खूब पेड़ पौधे होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत होते हैं, ये भी घने जंगल भी होते हैं, ये जंगल ही तो है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, डेजर्ट में जंगल कहाँ होगा। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ फेरस जो है वर्ड है वो ट्रीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, हाँ, तो कोनीफेरस यानी कोन की तरह शेप वाले ट्रीज से बना है जो फॉरेस्ट, ऐसे उनको कोन। तो इन 3 तरह के फॉरेस्ट को हम मेजर टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट इज एवरग्रीन, जो हमेशा हरे भरे, यानी जिनके पत्ते हमेशा हम देख सकते हैं कि पेड़ बिल्कुल पत्तों से भरा हुआ है जो पौधे वहाँ।
सेकंड हो गया डेसिडिवस, कुछ महीने एक सीजन में हम देखते अगर जाएं तो देखेंगे कि सबके पत्ते बिल्कुल झड़े हुए। और फिर थर्ड हो गया कोनीफेरस, जिनके जो है हमने पढ़ा कि कोन के आकार में पेड़ होते हैं और उनके जो पत्ते होते हैं वो सुइयों की तरह होते हैं, नीडल शेप की तरह होते हैं। यहाँ भी आप जाएंगे पहाड़ों में जाएंगे, हिमालय है या साउथ इंडिया कहीं भी जाएंगे पहाड़ों में देखेंगे आप, उनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल की तरह गुच्छों में होते हैं पत्ते, या नीडल टाइप होते हैं, सुई की तरह। पढ़ेंगे सब, वो बारिश कम होती इस वजह से होते हैं, पानी को बचाए रखने के लिए। जितना ज़्यादा चौड़ा पत्ता होगा उतना ज़्यादा उसमें छेद होगा, उससे पानी उड़ जाएगा। तो वो क्या होता है कि जहाँ पानी कम होता है वो पत्ते सिकुड़ के बिल्कुल नीडल शेप में होते हैं उसमें बिल्कुल। तो देखिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा, नीडल का एरिया क्या होता है बहुत कम होगा, चौड़ा पत्ता रहेगा उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से नीडल शेप हो जाता है ताकि पानी का लॉस उसमें से कम हो। तो ऐसी जगहों में होता है जहाँ बारिश कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पानी को बचाए रखने के लिए, ताकि पानी निकले नहीं पेड़ पौधे से, ठीक है, वो एक तरह से धीरे धीरे सिकुड़ गया होता है पत्ता और वो नीडल की शेप में उसका पत्ता हो जाता है। तो वहाँ का ट्री जो होगा वो भी स्पेशल कैटेगरी का ट्री होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हम इन फॉरेस्ट को समझेंगे कि क्या है ये, किस तरह के पौधे इसमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सदाबहार वन, इसको हिंदी में सदाबहार कहते हैं, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन्स वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज वेरी हाई। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट, सदाबहार वन जो हिंदी में हम कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर ये इक्वेटोरियल रीजन, यानी अर्थ पर आप जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में जो अब देखिए इक्वेटोरियल रीजन, ये सब आपको पहले ही बढ़िया से कराया जा चुका है, दिमाग में सीधे आपके आ जाना चाहिए कि हम ग्लोब पर कहाँ की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन्स में जहां की टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही हाई होता है, पढ़ाया गया था आपको, इक्वेटर पर क्या होता है, सालों भर बारिश होती है, सालों भर टेम्परेचर वहां बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। याद है ना, इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको बताया है। तो इक्वेटोरियल रीजन्स में जहां की टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर हाई थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसे जगहों पर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर दीज फॉरेस्ट्स आर एवरग्रीन। तो क्योंकि सालों भर भारी बारिश होती है, इस वजह से इन पेड़ जो ये जो जंगल होते हैं ये सदाबहार एवरग्रीन होते हैं, यानी हमेशा इनमें बहार होती है, पत्ते बिल्कुल भरे पत्तों से भरा होता है, ठीक है। अब आपने पूछा कि सर पत्ते क्यों गिर जाते हैं, क्या होता है? ये बायोलॉजी में आप पढ़े या बेसिक उसमें पढ़े, होता क्या है किसी भी पेड़ पौधा का, कि कोई पौधा होता है तो जब उसको अगर नेचुरल जितना जरूरत है अपने ग्रोथ के लिए, उतनी अगर उससे ज्यादा या उतनी कम से कम पानी उसे मिल रहा है, रेनफॉल, रेन उसे वाटर मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा हो, चाहे सॉइल से मिल रहा हो या बारिश के थ्रू जैसे भी मिल रहा हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा हो, अगर जितनी जरूरत है, ठीक है, उससे ज्यादा या उतना कम से कम अगर उसे पानी मिल रहा है, ठीक है, और अगर धूप भी है, तो इन उसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं। देखिए पत्तों का साइज किस पर होता है? दो चीजों पर होता है। आपको इतना आपने पढ़ा है बायोलॉजी में कि जो पत्ते ही होते हैं कि दे आर द फूड हाउस ऑफ किचन ऑफ द प्लांट, पत्तों में ही खाना बनता है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्तों में होता है, ठीक है। तो जितना अब पत्तों को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, आपने पढ़ा है कि उसका क्या होता है? फ्यूल, सनलाइट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको यूज करके वो अपना फूड बनाता है। तो जितना ज्यादा धूप होगा उतना ज्यादा उसकी भूख बढ़ जाती है, वो सोचता है कि हम कितना ज्यादा खाना बना के खा लें, समझ गए। तो धूप अगर ज्यादा होगी पत्ते बड़े बड़े होंगे ताकि ज्यादा धूप उस पर वो खींच सके, समझ रहे हैं। तो इसके कारण क्योंकि ज्यादा धूप होगी तो पत्ते बड़े बड़े, उससे ज्यादा से ज्यादा वो फूड बनाएगा, ठीक है। और बारिश भी अगर ज्यादा उसे रेन मतलब मॉइस्चर अगर मिलता है ज्यादा, ठीक है, तो वो उससे उस पर ज्यादा छेद होते हैं ताकि अगर उसको एक्सेस वाटर अगर अंदर है, ठीक है, तो उसको वो निकाल सके बाहर, ठीक है। जैसे हम गर्मी में क्या होता है, पसीना हम बाहर निकालते हैं, किस पसीना कहाँ से निकलता है? हमारे शरीर में बिल्कुल छोटे छोटे महीन छेद है, ठीक है। तो क्या होता है जब गर्मी होती है तो हमें गर्मी से उसके लिए स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है बाहर ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके।
तो तो उसी तरह से जब प्लांट्स है उनको अगर वाटर काफी मिलता है बाहर से एनवायरमेंट से, तो उसको यूज करके जो एक्सेस वाटर होता है, आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है या उसका रेस्पिरेशन, सांस भी लेता है पौधा, सांस भी लेता है, तो सांस भी लेता है उन्हीं पत्तों से, छेद से ही लेता है सांस, समझ गए ना। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वो उस मॉइस्चर को निकाल देता है, तो उसके पत्ते चौड़े चौड़े होंगे। तो चौड़े होने के दो कारण हैं, एक अगर धूप अच्छी वहां आती है तो वो चौड़ा चौड़ा उसका पत्ता होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड बनाए, और साथ ही साथ वाटर अगर रेनफॉल ज्यादा है तो वो पानी को एक्सेस को निकाल सके, आसानी से सांस ले सके भरपूर, समझ गए। पत्ते एक तरह से फेफड़े का काम करते हैं पेड़ के लिए, ठीक है, पत्ते ही उसके लंग्स होते हैं पेड़ पौधे के, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसको वहां मिलेगी धूप और जितना ज्यादा मिलेगा पानी, उसके फेफड़े यानी उसके लीव्स उतने ही ज्यादा होंगे और चौड़े चौड़े होंगे। और जहां कम होता है, ठीक है, यानी धूप कम होगा, ठीक है, तो उसके आकार से उसका शेप। और दूसरी बात है कि पानी अगर बारिश कम होगा, उस एरिया में अगर वाटर मॉइस्चर कम होगा, तो वो कोशिश करता है कि हम छोटा रखें ताकि छेद कम हो हमारे उसमें, सरफेस एरिया कम हो और उससे पानी हमारा निकल नहीं पाए शरीर से, क्योंकि एनवायरमेंट में ज्यादा पानी है नहीं, समझ गए, एनवायरमेंट में पानी है नहीं, तो वो कोशिश करता है कि हम अपना आकार सिकोड़ ले ताकि उसमें हमारे से पानी निकल नहीं पाए, जो पानी हम लें जड़ों से या कहीं से, वो पानी हमारे अंदर ही बना रहे। तो इसलिए उसके पत्ते का आकार जो है नीडल की तरह हो जाता है। कितना कम एरिया होता है नीडल का, देखिए, तो उससे पानी निकल नहीं पाता है, समझ गए। तो इन वजह से पत्तों का आकार पेड़ पौधों का चेंज हो जाता है, ये कारण होते हैं। तो अभी हमने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन में जहां की आपका जो है टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है, ठीक है, तो टेम्परेचर और रेनफॉल हाई, जैसे देखिए कि गर्मी के क्षेत्रों में जहां आदमी होते हैं, अगर मनुष्य होते हैं, आप देखेंगे उनके शरीर पर बाल बहुत ज्यादा होते हैं। बाल क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनका जो छेद होता है शरीर में वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? गर्मी है, पसीना निकलेगा तब ना उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, नहीं तो गर्मी से ही बेचैन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इक्वेटर के साउथ इंडिया आप जाइए, देखिए वहां पुरुषों के, महिलाओं के भी शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं ठंडी जगहों के बजाय या नॉर्थ इंडिया के बजाय। कारण यही है कि शरीर, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा है तो उसके लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए पसीना ज्यादा शरीर से निकलना पड़ता है, और उसके लिए शरीर में ये जो पोर्स होते हैं हमारे स्किन में वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसकी, और ठंडे जगहों में उल्टा है, ठंडे जगहों में कम, क्योंकि बारिश नहीं होता, टेम्परेचर भी कम है, तो इतना, तो वहां देखेंगे आप ठंडे जगहों में शरीर पर बाल बहुत कम उगते हैं। ठंडे जगहों के लोगों को आप देखेंगे उनके शरीर पर बहुत हल्के बाल थोड़े बहुत होंगे, स्किन का कलर भी फेयर हो। तो खैर ये सब चीजें हैं बाल में, तो यहां हमने इसलिए बता दिया आपको, जानकारी आप कह रहे थे क्यों होते हैं या। और उसी तरह से जैसे कि एक सीजन में जब हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, जैसे विंटर सीजन है, बारिश नहीं होती है, ठंड, तो क्या होता है, वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतना ज्यादा उनका मॉइस्चर निकल जाएगा शरीर से, सूख जाएंगे वो मॉइस्चर निकल जाने से, और पानी की जरूरत है और बाहर पानी है नहीं एनवायरमेंट में, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं कि इसका अभी काम नहीं है पत्तों का, अभी हमारा जितना, उनके स्टेम जो होता है, स्टेम में भी होल्स होते हैं, पूरे बॉडी में होते हैं प्लांट से, जैसे हमारा पूरा बॉडी में स्किन में होल्स होता है, माइन्यूट पोर्स, उसी तरह प्लांट के भी पूरे शरीर में। तो वो पत्तों को गिरा देता है, बोलता है पत्तों की जरूरत नहीं है, बाकी जितना है उसी से काम हो जाएगा। तो इसीलिए जिस सीजन में, जो ड्राई सीजन होता है, उसमें वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि उनका मॉइस्चर बना रहे उनके अंदर, समझ गए। इसलिए ऐसे पौधों को, ऐसे पेड़ों को हम डेसिड्यूअस कहते हैं। सर पीला हो के गिरता है? हाँ, पीला हो जाता है धीरे धीरे। पीला हो जाता है क्योंकि उसका जो, अब उसको वो क्लोरोफिल जो होता है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो खाना बनाने का काम करता है। तो जिस सीजन में उसको होता है कि हमें धूप नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है, और आपका पानी नहीं मिलने जा रहा है, तो धीरे धीरे वहां उसको काम, वो धीरे धीरे उसको डिस्पैच करना कि बोलता है इसका काम नहीं, इसको हम हटा देंगे, तो वहां से वो हटा लेता है अपना ग्रीन एलिमेंट जो है। अब आपको क्या है, मकान जब फ्लैट आपको है कि नहीं खाली करना होता है, तो आप उसमें जो भी अपना चीज होता है निकालते हैं कि नहीं, कि अब खाली कर देना है तो इसमें से हटा लेते हैं सामान, उसी तरह से वो भी अपना वो सबसे खाली कर लेता है, समझ गए।
तो ये है मैकेनिज्म, क्यों आखिर पत्तों का आकार बदलता है या क्यों पत्ते वो गिराते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा कि जहां सालों भर हाई टेम्परेचर है और सालों भर बारिश भी उतनी ही ज़्यादा हाई है, तो वहां उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बारिश कम हो रहा है तो पत्ते उनके खूब चौड़े चौड़े होंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि पत्ते गिराएगा नहीं, क्यों गिराए, उसको बारिश मिल रही है, साल भर पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो क्यों पत्ते, वो पत्ते नहीं गिराता है। नॉर्मली जो थोड़े बहुत पत्ते पुराने होकर टूटते हैं वो गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं, तो आपको कोई महसूस नहीं लगेगा, सालों भर एक जैसा उसमें पत्ते बने हुए, ठीक है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये कहां पाए जाते हैं, ज्यादातर इक्वेटोरियल रीजन्स में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज फाउंड हेयर आर ओवर 46 मीटर इन हाइट, ठीक है। इस एरिया में इक्वेटोरियल रीजन में जो ट्रीज पाए जाते हैं ये 40 मीटर से ज्यादा हाइट के होते हैं ज्यादातर, यानी कि 100-125 फीट से भी ऊंचे होते हैं ज्यादातर। ट्रीज ऑफ मीडियम हाइट दैट इज 9 to 15 meters as well as different varieties of shrubs and climbers are found here in abundance। तो इसके साथ साथ मीडियम हाइट के भी पेड़ जो कि 9 से 15 मीटर और साथ ही साथ अलग अलग वैरायटी के श्रब्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ श्रब्स यानी झाड़ियां, एंड क्लाइंबर्स और लताएं भी यहां पाई जाती हैं इन एबंडेंस, बहुतायत, बहुत अच्छा खासा मात्रा में, ठीक है। तो पेड़ तो होते ही हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतने खूब मोटे मोटे चौड़े चौड़े पेड़ होंगे, समझ गए। इक्वेटोरियल रीजन में जहां आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, इतने मोटे पेड़ होते हैं, खूब मोटे मोटे विशाल विशाल पेड़, 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और कई साल पुराने, बहुत कई 100 साल पुराने हो जाते हैं, जायंट ट्रीज कहा जाता है। तो ये तो बड़े बड़े पेड़ तो हैं ही, साथ ही साथ छोटे मीडियम हाइट के भी पेड़ की जो 9 मीटर से यानी कि 40-45 फीट तक की हाइट हो गई, 20 फीट से लेके 40 फीट, यानी इस रूम का कम से कम डबल हो गया, मान लीजिए, है ना, 20 फीट कम से कम, और उससे लेके 40 फीट तक के, ठीक है। साथ ही साथ उन पेड़ों के अलावा, यानी कि एक तो ऊंचे पेड़ हो गए, फिर मीडियम हाइट के पेड़ हो गए, उनके साथ साथ उनके नीचे झाड़ियां और लताएं भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। क्या कह रहा है, as the sunlight cannot penetrate into the dense forests, evaporation is less and the land is moist, hence the trees that grow here are sturdy with broad hardwood trunks which grow to great heights। अब होता क्या है कि इसमें देखिए, इसमें जो है जो पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए ये हम देख रहे हैं वहां का जंगल का ये सरफेस है, तो एक पेड़ मान लीजिए इस तरह से जो है बिल्कुल ऊंचा पेड़ जो है इस तरह से उगा हुआ है और बिल्कुल लगातार एक के बाद एक जो है इस तरह से ये उगे रहते हैं, घना जंगल, आपने पढ़ा ना कि घना जंगल है, तो इस तरह से ये हो गया बड़े बड़े पेड़। उनके साथ साथ बीच में जो है वो छोटे हाइट के पेड़, मान लीजिए इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से बीच बीच में छोटा छोटा पेड़ भी होगा, और फिर इनमें नीचे जो है इस तरह से कुछ बड़ी बड़ी झाड़ियां भी खूब होती हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां भी होंगी, श्रब्स जो है, और साथ ही साथ इनमें लताएं भी जो इनके चारों तरफ जो है इस तरह से ऐसे ऐसे कहीं कहीं चढ़ जाती हैं, लताएं भी जो है वो आपको इस तरह से, क्लाइंबर्स जिनको बोला है, क्लाइंबर्स भी इन पर जो है इस तरह से। तो ये जो ऊपर का जो लेयर हो जाता है ये बहुत घना हो जाता है, देख रहे हैं पेड़ के पर लगातार पत्तों का झुरमुट बन जाता है, इतना घना हो जाता है कि ऊपर से जो सनलाइट है वो इसको पार करके नीचे नहीं आ पाती है, ऊपर ही उनको रोक देते हैं इनके पेड़ के पत्ते जो है, समझ गए। तो सनलाइट इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसको जो ऊपर का जो ये पत्तों से मिला हुआ झुरमुट, इसको कैनोपी कहते हैं इंग्लिश में, कैनोपी, समझ गए। तो ये जो है कैनोपी इसको रोक देता है सनलाइट को, इसको पार नहीं आने देता है ऊपर से, यानी कि सनलाइट सिर्फ ऊपरी सतह पर ही पहुंचता है पेड़ पौधों के,
ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं उनके ऊपरी पत्तों तक ही सनलाइट आता है, उसे नीचे नहीं आने देता है, इतना घना होता है। हाँ, तो ये जो पत्तों का झुरमुट होता है इसको कैनोपी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कहा है आपसे कि as the sunlight cannot penetrate into the dense forests, ठीक है, इवेपोरेशन इज लेस। तो क्या होता है, चूंकि अगर सनलाइट नीचे इससे पार नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन, जब धूप आएगी नहीं, गर्मी कम होगी, मतलब धूप नीचे नहीं आ पाएगी तो इवेपोरेशन कम होगा, पानी सूखेगा नहीं, कम होगा ना। अगर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, धूप नीचे नहीं आ पा रही तो सिर्फ ऊपरी क्षेत्रों से, ऊपर जो ऊपर के पत्ते होंगे वहां से होगा, नीचे के पत्ते तक तो आ ही नहीं रही है। तो इवेपोरेशन इज लेस एंड द लैंड इज मॉइस्ट। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो नीचे का जमीन पर और उससे ऊंचाई पर जो है नमी बनी होती है बहुत ज्यादा, जो पत्तों से निकलेगा वो तो सूख नहीं पाएगा, धूप नहीं आ पा रही है, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहता है बना हुआ जमीन के ऊपर, मॉइस्ट होता है। ठीक है, तो मॉइस्ट, हेंस द ट्रीज दैट ग्रो हेयर आर स्टर्डी। तो इसके कारण जो पेड़ उगते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत कठोर, बहुत मजबूत होते हैं, स्टर्डी। हाँ, विथ ब्रॉड हार्ड वुड ट्रंक्स। ठीक है, और उनके जो तने होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, ब्रॉड एंड हार्ड वुड, और बहुत कठोर लकड़ी के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्वेटोरियल, हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट की, इक्वेटोरियल रीजन में जो होते हैं उनके जो है जो तने होते हैं वो बहुत बड़े चौड़े होते हैं और बहुत ही हार्ड वुड होते हैं। विच ग्रो टू ग्रेट हाइट, जो बहुत ही ऊंची, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जो ग्रो करते हैं। तो कहा कि कम से कम 100 फीट से ऊपर रहेगा सब पेड़ जो है, बड़े हाइट वाला। फिर मीडियम हाइट वाले होंगे जो कि 30-40 फीट तक के होंगे। तो इसमें कई लेयर हो जाता है। इक्वेटोरियल का जो आप देखें, यहां पर क्या देखें, फर्स्ट लेयर जो है वो हो गया ऊंचे पेड़ों का, उसके नीचे सेकंड लेयर हो गया जो है कि मीडियम हाइट के, उसके नीचे कुछ छोटे हाइट के भी पेड़ पौधे होंगे, उसका वो थर्ड लेयर हो जाता है। फिर फोर्थ लेयर इन घासों का, झाड़ियों का हो जाता है कि जो फोर्थ लेयर बनाता है। समझ गए ऊंचाई के। तो ये इतना घना हो जाता है कि क्या सनलाइट आ पाएगा नीचे तक, नहीं, ये ऊपर ही यहीं पर रुक जाता है, नीचे आ ही नहीं पाता है। तो जब सनलाइट नीचे तक नहीं है फिर वो झाड़ियां वगैरह कैसे उगती है? क्योंकि झाड़ियां कम सनलाइट में भी उग जाती है। कम सनलाइट? हाँ, झाड़ियों को बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होता है। हाँ, तो झाड़ियां। हाँ, ठीक है। और ये जो पेड़ है, चूंकि इनको धूप नहीं मिलता है, तो धूप, आपको पता है कि पेड़ पौधे धूप की तरफ ग्रो करते हैं, तो धूप को पाने के लिए इनमें कंपटीशन रहता है, ये ऊंची ऊंची ऊंचाई तक बढ़ते चले जाते हैं धूप लेने के लिए। तो इसीलिए पेड़ पौधे बहुत इसमें ऊंचाई के होते हैं, बड़े बड़े, और मॉइस्चर बना होता है। इसकी वजह से जो इसके तने होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं इन पेड़ों के। मैंने बताया कि बहुत चौड़े चौड़े होंगे, 10-10 फीट, 15-15, 20-20 फीट, इस रूम की चौड़ाई बराबर भी तने होते हैं, इतने चौड़े चौड़े होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं। सर, क्योंकि इतना विशाल है, आप समझिए कि कैसे बर्दाश्त करेगा। 150 फीट 200 फीट का पेड़ होगा, उसके लिए मजबूत तना भी तो चाहिए। हाँ, तो बहुत चौड़े तने वाले ये पेड़ होते हैं और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, और इनका जो लकड़ी होती है बहुत हार्ड होती है, हार्डवुड। ठीक है, द फॉरेस्ट अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट हाइट्स अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन। तो ये जो मैंने यहां आपको दिखाया कि ऐसा लगता है कि इसमें कई लेयर हैं इन जंगलों में। आप अगर इस जंगल को दूर से देखेंगे तो आपको इस तरह से एक लेयर दिखाई देगा, बिल्कुल ऊंचाई पर जो है सबके पत्ते एक झुरमुट बनाए हुए हैं, उसके नीचे मीडियम हाइट वाले पेड़ का झुरमुट दिखेगा, उसके नीचे स्मॉल हाइट वाले पौधे का झुरमुट दिखेगा, उसके नीचे फिर आपको झाड़ियों का झुरमुट दिखेगा, और उसके नीचे फिर घास फूस का लेयर दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, आदमी, बड़े बड़े जानवर खो जाते हैं, इतने घने जंगल होते हैं। दिखता है कुछ इसमें, कुछ दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं, इतने घने होते हैं। हाँ, तो इसमें जो है कह रहा है कि द फॉरेस्ट अपीयर टू बी एट डिफरेंट हाइट्स अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन।
सेवरल वेराइटीज ऑफ पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स ऑल्सो ग्रो हेयर। कई वेराइटी के पैरासाइट्स, पैरासाइट कहते हैं, हमने पढ़ा है बायोलॉजी में, शायद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि ऐसे प्लांट्स को या एनिमल्स को कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को कहते हैं, जो कि दूसरों पर भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। यानी वो दूसरों को खा के अपना भोजन, समझ गए, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरों से अपना भोजन ले लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई आदमी है वो बना लेता है कि हाँ प्रभात जब खाना बना के रहेगा तो जाके उसके यहाँ मैं खा लूँगा खाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। जैसे हम एक हमारा जोंक, आप जानते हैं जोंक, जोंक भी एक पैरासाइट है। जोंक जो पैर वैर में लगता है, जो भी हाँ चूसता है, क्योंकि क्या करता है, आपने खून इतनी मेहनत से भोजन वोजन कमा के मेहनत से खाया और उसको खून बना शरीर में, और वो जाके डायरेक्ट आपका खून पी लेता है अपना पेट भरने के लिए। मच्छर क्या है, पैरासाइट। फ्री का भोजन है, डंक मारा और अपना पेट भर लिया। ठीक है, पेट में जो कीड़े होते हैं ये सब भी पैरासाइट्स कहे जाते हैं। क्या करते हैं, आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, फिर पचाते हैं, उसको पचा भी लेते हैं। जब पचा लेते हैं तो उसके बाद वो उसको चूस लेता है हाथ में से। ठीक है, कीड़े जो होते हैं, तो दीज आर ऑल पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कुछ प्लांट्स भी होते हैं, क्या करते हैं, वो कीड़े मकोड़े आते हैं उनको खा लेते हैं, जानवर तक को खा लेते हैं। हाँ, जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे का नुकसान भी करता है साथ ही साथ, मतलब करता है। हाँ, जो अपने भोजन के लिए कहता है कि ठीक है प्रभात भूखा रह जाए, हम तो पेट भर लिए ना, जाके खा लिए तुम्हारा खाना। तो क्या होता है कि जब जो है मच्छर जो है खून पी लेता है तो पता चला कि हमको बीमार भी कर देगा। हाँ, तो कीड़े मकोड़े क्या है, जो आपके पेट में जो कीड़े लगते हैं, जर्म्स जो हैं, ये जर्म्स कह रहे हैं, वर्म्स जो होते हैं, वो क्या करता है, कई ऐसा केस दिखा कि उस बच्चे, गार्जियन जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, अरे भाई मेरे बच्चे को इतना खिलाते पिलाते हैं, मोटा ही नहीं होता, बिल्कुल दुबरा है। बहुत जांच होता है, पता चलता है, उसके बाद सब दवा खिला पिला के फिर पता चलता है कि ओह इसके पेट में तो कीड़ा था, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसके वो क्या करता है कि वो जो आपके अंदर वर्म्स हैं पेट में, परजीवी, हाँ हाँ, दूसरों पर, जो अपना भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड। हाँ, नहीं डिपेंड तो हम सब हैं, लेकिन वो साथ ही साथ दूसरों का मतलब नुकसान करके अपना पेट भरता है। मतलब ये दिखना जरूरी है कि दूसरों का हाँ नुकसान हाँ, हार्मफुल भी होते हैं, तभी उनको पैरासाइट कहेंगे। मतलब अब मिल बांट के भोजन कर लिया तो वो नुकसान नहीं हुआ, कहे कि नहीं हम तुम्हारा ही खा जाएंगे, तुम भले भूखे रह जाओ। तो क्या हो रहा है कि बच्चा जिसको गार्जियन उसका बहुत मेहनत से कमा के खिला रहा है कि मोटा जाए मेरा बच्चा, और वो जो है मोटा ही नहीं रहा है, वो दुबला पतला है, और सारा भोजन कौन कर रहा है, उसके पेट के जो जर्म्स हैं, वर्म्स हैं, वो सब खा रहे हैं उसका। आदमी भी इसी तरह करता है। हाँ, आदमी के साथ भी होता है, यही बोल रहे हैं, जब कोई मोटाता नहीं है तो उसको चेक कराने बोलता है कि आप चेक करा लीजिए कहीं पेट में वर्म्स तो नहीं है। नहीं ये नहीं, जैसे आदमी भी पैरासाइट की तरह है। हाँ, आदमी भी पैरासाइट की तरह करता है, नहीं करता है, दूसरे का जो है वो उसको कर लिया जो है। हाँ हाँ, तो चलिए उनको, तो ये हम पैरासाइट्स यहाँ पर हमने कहा, तो यहाँ पर जो पैरासाइट्स हम कर रहे हैं जंगलों में जो पाए जाते हैं, तो यहाँ हम कीड़े मकोड़े या कुछ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैरासाइट्स उनको कहा जाता है। एंड सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स भी होते हैं जो कि हाँ मरने से जो कोई जानवर जो है सड़क मर जाते हैं, उनको उसको सैप्रोफाइट कहते हैं, जो दूसरे के। हाँ हाँ, तो जैसे कि आप देखिए सैप्रोफाइट में क्या होता है, आपने देखा है बहुत कॉमन सैप्रोफाइट क्या है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जो कुकुर मुत्ता होता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जो भी मतलब बोलते होंगे, वो देखते नहीं है कि कहीं कहीं गोबर या इन सब पर उग जाता है, छाते की तरह का जो है पौधा छोटा छोटा होता है। हाँ, गोबर पे जो उगता है, कई जगह कहीं भी उगता है, गोबर पर भी, लकड़ी पर, या कहीं कहीं मशरूम की तरह जो उगता है। मशरूम वो नहीं होता है, मशरूम भी मतलब उस तरह का देखने में लगता है, मशरूम होता है। तो वो जो है मतलब अम्ब्रेला की शेप में जो है ग्रो कर जाता है बहुत जगह, जहाँ मॉइस्चर होगा, पानी में लकड़ी पड़ा हुआ होगा।
जंगली वाला होता है। मशरूम अलग होता है, ग्रो किया जाता है जैसे फार्म में। पालक बोलते हैं ना, उसी तरह तो वो छत्ता को क्या करते हैं फिर? उसी वही गोबर छत्ता। गोबर छत्ता। ठीक है, हाँ, जो भी कॉमन नेम्स है उसके, उनको तो वो भी एक उदाहरण है सैप्रोफाइट का। सैप्रोफाइट यानी जो डिकेइंग कुछ मैटर है उसको वो कंज्यूम करके उसी को खा के अपना काम चला लेता है बेचारा, बहुत समझदार प्राणी होता है। वही सही है। हाँ। सैप्रोफाइट्स। तो ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं, जो इन जंगलों में, जो अभी आपने पढ़ा कि लार्ज ट्रीज, मीडियम ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ये सब पाए जाते हैं, ग्रासेस। उनके साथ साथ पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। ट्रीज लाइक टीक, अब देखिए ट्रीज का वैरायटी आपको दिया जा रहा है, इन सबको हम याद रखेंगे, पूछा जाता है सब। टीक, ठीक है, सागवान जो है, महोगनी, एबनी एंड रोजवुड, रोजवुड शीशम को कहते हैं, आर फाउंड हेयर। ठीक है, तो महोगनी, एबनी को यहाँ जो भी नाम क्या हिंदी में कहते हैं, आबनूस। हाँ, आबनूस वगैरह कहते हैं। इबोनी को क्या बोलते हैं? एबनी। एबनी को क्या बोलते हैं? अबनूस। तो ये सब जो है बहुत ही मजबूत लकड़ियां होती हैं और बहुत ही महंगी भी होती हैं। ठीक है, रोजवुड, शीशम हो गया। शीशम का पेड़। तो टीक जो है, देखिए जो सबसे यहाँ महंगे जो है, महोगनी और एबनी हमारे यहाँ कम होता है, इंडिया में कम होता है। एबोनी लिखा जाता है, एबनी बोलते हैं। एबनी, एबनी ओ आ हो जाता है प्रोनाउंस। तो एबनी जो है और महोगनी, ये जो है अफ्रीका और दूसरे देशों में ज़्यादा होता है, हमारे देश में ये कम होता है। हमारे देश में जो पाया जाने वाला सबसे बढ़िया और महंगा वो है टीक होता है, सागवान जिसे कहते हैं, और फिर रोजवुड शीशम होता है। तो ये सब जो है लकड़ियाँ जो भी है, चाहे दुनिया का हम अर्थ का पूरे पढ़ रहे हैं, तो टीक हो गया, महोगनी हो गया, एबनी। महोगनी और एबनी तो बहुत ही महंगी लकड़ियाँ हैं, मतलब टीक तो उसके सामने कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है महोगनी। दुनिया का सबसे महंगा ये लकड़ी होता है महोगनी। और महोगनी भी तो इंडिया में होता है। चंदन नहीं, का- इंडिया में बहुत कम होता है। चंदन का लकड़ी नहीं होता है। चंदन अलग टाइप का लकड़ी है, चंदन भी है, लेकिन वो कठोर नहीं होता है। वो तो सिर्फ यूज किया जाता है। चंदन हल्का होता है बहुत, समझ गए। ये सब क्या है, भारी होता है बहुत और बहुत हार्ड होता है। तो चंदन का यूज क्या होता है? चंदन लकड़ी का सिर्फ चंदन से परफ्यूम के लिए यूज होता है। इतनी चीज़ें बनती है, बताएंगे अलग से, अभी चंदन पर नहीं जाइए, जब चंदन आएगा तो बताएंगे। तो ये देखिए कि अभी जो हम इनको देख रहे हैं, अभी हम किस तरह के पेड़ों को देख रहे हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने। देखिए ध्यान रखिए, अब एक एक बात आपको ये सब याद रखना है, पूछ देगा कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा में पीटी, आपको ध्यान रखना है। अभी हम किन पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ गए। चंदन जो है अभी नहीं, डेसिडियस में आएगा, इसलिए अभी उसको छोड़िए। एवरग्रीन ट्रीज, तो ये याद रखना है, टीक, महोगनी, एबनी, रोजवुड, ये सब क्या है, एवरग्रीन ट्रीज है, पहली बात। और एवरग्रीन है तो उसका क्या है वैरायटी, और इक्वेटोरियल में है तो मैंने बताया इनके तने काफी चौड़े होते हैं, वेरी हार्ड वुड, समझ गए। महोगनी और एबनी ये सब जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड वुड होता है, तो इनसे बने जो फर्नीचर होते, कहते हैं 100 साल तक कुछ नहीं होगा। ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम बनाते हैं, तो उनमें इन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं कि 100 साल 200 साल तक जो चीजें चलनी हो, तो उसमें इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी के डेट में अगर दीवान पलंग बनाना है छतों का, तो वो शीशम का पेड़ या फिर सागवान का पेड़ से बनवाएंगे तो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। बिल्कुल, सबसे वही बात होता है। सत्तू का पेड़ का क्या होता था ना, जिससे पहले रेलवे ब्रिज बनता था, वो सब इतना मजबूत, क्या होता है सत्तू का पेड़? सखुआ, सखुआ, सखो बोलते हैं। सत्तू बोलते हैं। हाँ, वो हाँ क्या होता है? रेलवे का जो ब्रिज पहले बनता था उसी से बनता था। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा मजबूत होता है। हाँ हाँ, तो यही टीक का ही एक वैरायटी होता है वो। टिकट का ही variety हाँ है। हाँ हाँ, अच्छा। शायद साल उसी को कहते हैं इंग्लिश में, साल को ही शायद वो साल, हिंदी, yes, साल को साल हिंदी में से, कहते हैं। yes। हाँ जिसमें कि तो महावीर- इसको बहुत ज्यादा महंगा ना होगा सर? हाँ, तो महंगा तो होता ही है, नेचुरल है। सागवान का पेड़ एक एक पेड़ 50,000 लाखों का बिकता है, छोटा छोटा पेड़ जो तो साल पे कैंडल है ना, महावीर इनलाइटमेंट है, महावीर साल पे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल हाँ, पीपल तो नहीं पर साल। अच्छा खैर चलिए, अभी उसको छोड़िए, उसको साल और पीपल हिंदी में क्या कहते हैं उसमें नहीं जाएंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर फोकस रखिए। तो अभी हम जो देख रहे हैं जिन पेड़ों को, ये बहुत ही हार्ड वुड है
और इनमें कुछ नहीं होता है बहुत सालों तक, इसलिए जो महंगे फर्नीचर्स हैं या महंगे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जो कुछ बनाना है जो कि बहुत सालों तक हमें चाहिए, जैसे रेलवे का आपने कहा स्लीपर्स बनाने के लिए, क्योंकि वो मजबूत और एक बार लगा दिया तो चले कि 50 साल तक चलता रहे बिना कोई नुकसान के, तो उसमें इन हार्डवुड ट्रीज़ का इस्तेमाल होता है, समझ गए। और नेचुरल है कि महंगे होते हैं इस वजह से। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो बेसिन और जायरे इन अफ्रीका। तो ये जो फॉरेस्ट्स हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका के। अब देखिए वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप में देखिए इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, देखिए इक्वेटर, तो यहाँ ये जो है पूरा ये अमेजन नदी का जो है उसके आसपास का एरिया है अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका का अमेजन बेसिन, और यहाँ ये देखिए कांगो जो लिखा हुआ है, कांगो रिवर है ये, ठीक है। तो ये कांगो बेसिन बोलते हैं, कांगो बेसिन जो कांगो रिवर के जो आसपास का इलाका है, बहुत डेंस घना, दुनिया के सबसे घने जंगल है ये। हाँ, तो अमेजन बेसिन सबसे ज़्यादा जो दुनिया का घना जंगल जो है अमेजन और कांगो, चूंकि इक्वेटर का है तो मैंने बताया कि इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ होते हैं। हाँ, तो ये जो है आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका, कांगो बेसिन इन अफ्रीका, ठीक है। और कुछ पार्ट हमारे इंडिया का भी उतना, क्योंकि इंडिया देखिए काफ़ी थोड़ा ऊपर हो जाता है, ये चला गया इक्वेटर का लाइन, उससे ऊपर हो जाता है। तो केरला का जो पार्ट है, केरला तमिलनाडु, वहाँ जो है कुछ जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो उसको कहा क्या है, द साइलेंट वैली इन केरला इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो मूक साइलेंट वैली, केरला में एक जगह है, जंगल है जो है, उनको साइलेंट वैली नाम दिया गया है। इतना घना है कि बिल्कुल शांत, कोई आवाज ही नहीं होता है। नहीं, हाँ, तो उसको हम साइलेंट वैली कहते हैं, नाम दिया है साइलेंट वैली उस जगह को, उसको नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे सब, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो केरला का जो साइलेंट वैली है वो जो है बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट का, इस तरह के इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, ठीक है। अब एवरग्रीन देखिए, एवरग्रीन ट्रीज कई जगहों पर पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इक्वेटोरियल में ही हो, ठीक है। ज्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में ही होता है, लेकिन दूसरे जगहों पर भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो एवरग्रीन मैंने आपको बताया, एवरग्रीन का मतलब जिनके पत्ते सालों भर बरकरार रहते हैं, कायम रहते हैं, उनको हम एवरग्रीन कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है कि इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, और कहाँ है वर्ल्ड का, आप देख रहे हैं कि अमेजन बेसिन हो गया साउथ अमेरिका में, कॉन्गो बेसिन हो गया अफ्रीका में, और इधर एशिया के इधर जो है आपके मलेशिया वगैरह में भी होता है। इंडिया में जो है आपके केरला में जो है ये पाए जाते हैं, जिनको साइलेंट वैली एरिया जो है, साइलेंट वैली रीजन में पाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट में, हाँ हाँ, वो दोनों अफ्रीका में है। अरे उसी को पहले जायरे बोलते थे। कॉन्गो जो एक्चुअली डीआरसी देश है, पहले उसका नाम जायरे, जो रिवर भी है उसको पहले, कॉन्गो रिवर को पहले जायरे रिवर कहते थे, पुराना नाम है जायरे उसका। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हाँ, तो जायरे जो है वो पुराना नाम था पहले, कॉन्गो रिवर को पहले जायरे कहते थे, और उसी के हिसाब से उसके आसपास का जो देश है पहले उसको जायरे नाम था उस देश का, अब कॉन्गो रिपब्लिक हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अभी आपके क्या देखा, एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमने पढ़ लिया, ठीक है। पेड़ आपने देखा, पेड़ कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे चौड़े हार्डवुड ट्रीज होते हैं, हार्डवुड, ठीक है। और इसके जो है आपके की बहुत तरह के इसमें पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स भी पाए जाते हैं। और पेड़ों के वैरायटी आपने देखा कि टीक है, महोगनी है, एबनी है, रोजवुड है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और कहाँ एरिया में है, तो कॉन्गो बेसिन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, और इंडिया में जो है केरला में साइलेंट वैली। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए साउथ इंडिया का केरला हिस्सा, केरला में, और केरला में अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो साइलेंट वैली, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड हो गया टाइप ऑफ फॉरेस्ट का डेसिड्यूअस फॉरेस्ट। डेसिड्यूअस यानी कि जो अपने पत्तों को गिरा देता है, ठीक है।
द ट्रीज ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। कहा जाता है कि जो डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पतझड़ जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनके जो ट्रीज होते हैं, दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, यानी साल के किसी खास समय में इन पेड़ों के पत्ते जो हैं वो इन पेड़ जो है वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, यानी कि उनके पत्ते गिर जाते हैं। यानी पूरी तरह से देखिए, पत्ते गिरना तो आप डेली, आप किसी पेड़ के नीचे जाएंगे डेली देखेंगे उससे पत्ते गिरे रहेंगे, कुछ ना कुछ पत्ते तो डेली गिरते हैं, टूटते हैं। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि बिल्कुल वो उसके पेड़ पर एक भी पत्ता या बहुत कम हो जाएगा पत्ता, लगेगा आपको कि पत्ता नाम मात्र को है। ठीक है, यह भी हो सकता है कि बिल्कुल ही एक भी पत्ता नहीं दिखे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हाँ बहुत कम, आपको लगे कि अरे बिल्कुल लग रहा है कि पत्ता ही नहीं है इस पर। ठीक है, तो इस तरह का जब किसी खास मौसम में पेड़ अपने पत्तों को कम कर देते हैं, गिरा देते हैं, ऐसे पेड़ों को डेसिडुअस ट्रीज या ऐसे जंगलों को डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। पतझड़ पेड़ या पतझड़ जंगल, वन, डेसिडुअस, समझ गए। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दे आर ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड बी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट को बांट दिया है किन एरियाज में पाए जाने वाले हैं उनके नाम पर। अगर ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है तो उनको हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कह देते हैं। अगर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है तो उसको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कह देते हैं। ठीक है, ये सब जो भी आप फॉरेस्ट या ट्रीज पढ़ रहे हैं, इनको जिस रीजन में पाए जाते हैं उनके आधार पर नाम रख दिया जाता है, समझ गए। जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इक्वेटोरियल में भी पाया जाएगा तो उसको हम इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। अगर ट्रॉपिकल में पाया जा रहा है तो उसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कह देते हैं, समझ गए। तो जिस जोन में, जिस क्लाइमेटिक रीजन में पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम हो जाता है। तो अभी आपको जैसे एवरग्रीन में हमने ये सब नहीं, एवरग्रीन में खाली एवरग्रीन रखा, एवरग्रीन भी जो है वो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में पाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से उनको इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अभी हम डेसिडुअस में हमने देखा कि डेसिडुअस फॉरेस्ट वो ट्रॉपिकल, लेकिन ज़्यादातर जो है एवरग्रीन वो इक्वेटोरियल में ही पाया जाता है। हाँ, लेकिन जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो टेम्परेट में और ट्रॉपिकल दोनों में अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने दो उसका कैटेगरीज बता दिया है कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले को ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले को टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कह दिया। तो अब देखेंगे, फर्स्ट है यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एज दीज फॉरेस्ट, अब देखिए ट्रॉपिकल नाम है तो ट्रॉपिकल रीजन का आपको सब याद आ जाना चाहिए दिमाग में, क्लाइमेट क्या है। ट्रॉपिकल में क्या बताया था आपको, एवरग्रीन में, ये इक्वेटोरियल में क्या बताया था, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल में क्या बताया था, हाई टेम्परेचर तो होता है लेकिन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, सीजनल रेनफॉल होता है, बताया था, और रेनफॉल का टोटल अमाउंट भी कम हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ है कि क्या लिखा है, एज दीज फॉरेस्ट रिसीव ओनली सीजनल रेन। ट्रॉपिकल एरिया में तो सीजनल ही रेन है, सालों भर नहीं है, सालों भर तो इक्वेटोरियल में, तो यहाँ सीजनल रेन होता है। तो यही लिखा है कि एज दीज फॉरेस्ट रिसीव ओनली सीजनल रेन दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू इवेपोट्रांसपिरेशन। कहा जा रहा है कि चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, आपको पहले ही पता है ट्रॉपिकल का क्लाइमेट कि सिर्फ एक ही सीजन में रेन होता है, तो ये कह रहा है कि जब ड्राई सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, रेनफॉल नहीं होता है, इस वजह से ये जो है अपने पत्तों को गिरा देते हैं टू अवॉइड लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि उनकी जो नमी है उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो निकल नहीं जाए। और वो कैसे निकलता है, इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी या तो इवेपोरेशन से, गर्मी से सूख के निकलता है, या ट्रांसपिरेशन, जब वो अपना जो है वो सांस लेता है तो उसके कारण जो है उसके अंदर से जो है निकलता है। समझ गए। हाँ,
तो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन को एक साथ लिखते हैं तो इवेपो ट्रांसपीरेशन कह देते हैं। जैसे हम जो है हमारा जो निकलता है तो क्या होता है कि एक हमारा जब हम सांस लेते हैं तो आप देखते हैं ना, कहीं आप ग्लास पर करते हैं तो भाप जम जाती है। आपके अंदर से भी जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या उसमें भी वाटर वेपर्स निकलता है, मॉइस्चर निकलता है, ठीक है। और पसीना जब हमें निकलता है उसमें भी मॉइस्चर, पानी तो पसीना ही पानी निकलता है। तो उसी तरह पौधों में जो पानी निकलता है अंदर से उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। हाँ, चाहे किसी भी तरह से पानी निकले उसको ट्रांसपीरेशन, हाँ, उसका बायोलॉजिकल नाम ट्रांसपीरेशन होता है। जैसे हमारे अंदर से पानी निकलता है तो उसको हम पर्सपीरेशन कहते हैं। जो पर्सपीरेशन नहीं पढ़े हैं? अच्छा, बायो आपको नहीं पढ़ा है तो पर्सपीरेशन कहा जाए। स्वेटिंग जो आप आम भाषा में कह देते हैं, बायोलॉजिकल नाम उसका है पर्सपीरेशन। पसीना निकलने को बायोलॉजी में पर्सपीरेशन कहा जाता है। और पौधों में जो निकलता है तो उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यस, डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। आई एम परस्पायरिंग, ठीक है। ही परस्पायर्स वेरी मच, अलॉट। हाँ, नहीं, इंग्लिश का टीचर होगा, जानेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पर्सपीरेशन या पर्सपायर कहते हैं, ऐसा नहीं। स्वेटिंग तो बहुत ही कम जानकार लोग बोलते हैं, तो पर्सपीरेशन बोलते हैं लोग, बहुत से लोग बोलते हैं। तो इसको जो पौधों में होता है तो उसको हम ट्रांसपीरेशन या इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्योंकि वो गर्मी के कारण होता है तो उसको इवेपो वर्ड भी जोड़ देते हैं, इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूंकि ये ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ की एक सीजन में रेनफॉल नहीं होता है, एक में होता है, तो इसलिए जब ड्राई सीजन होता है तो उसमें मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए, ताकि मॉइस्चर उनकी नमी चली ना जाए उनके बॉडी से, तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये फॉरेस्ट ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? ज्यादा जो है ट्रॉपिकल मॉनसून, यानी ट्रॉपिक के अंदर में जो मॉनसून रीजन्स है, यानी आपको दिखाया था हमने कि मॉनसून रीजन किसको कहते हैं। ये जो एशिया का ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो मॉनसून विंड्स जहां चलती है, मॉनसून विंड्स बताया था आपको, है ना, एशिया के पार्ट में चलती है। तो ये मॉनसून विंड्स जो इधर इधर ये चलती है, तो इसलिए इनको मॉनसून रीजन्स कहते हैं। तो यहाँ जो फॉरेस्ट ग्रो ज़्यादा पाए जाते हैं ये, ठीक है, इनको, हाँ, मॉनसून रीजन्स में, इसीलिए इनको कॉमन नेम में, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। तो उनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कह देते हैं, चूंकि मॉनसून एरियाज में पाए जाते हैं तो कॉमन नेम के रूप में उसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कह दिया जाता है, ठीक है। दे आर नॉट एज डेंस एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह जो है घने नहीं होते हैं, उनसे कम घने होते हैं, समझ गए। सबसे घने होते हैं एवरग्रीन, उसके बाद उससे कम घने हो गए तो वो जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये उतने घने नहीं होते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड हेयर आर टीक, साल, सैंडलवुड एंड पिलामरुधु। अब ये पिल्लमरुधु जो है ये तमिलनाडु में पाया जाने वाला है, साउथ इंडिया का प्लांट है, उसका कॉमन नाउन दे दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि टीक जो है वो एवरग्रीन में भी होता है और टीक जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी पाया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ जो मॉनसून फॉरेस्ट में दिया कि मॉनसून फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, टीक हो गए, साल हो गए, सैंडलवुड जो आप चंदन बहुत खोज रहे थे तब से मिल गया आपको चंदन, और पिल्लमरुधु ये एक पेड़ है, उसका कॉमन नेम दे दिया, अब इसमें हम इसका साइंटिफिक नेम। तो खैर यहाँ भी जो है कि इसमें हार्डवुड से लेके मतलब मीडियम हार्डवुड तक के पेड़ होते हैं,
टीक और साल हो गया जो बहुत ही हार्ड होता है। सैंडलवुड भी थोड़ा हार्ड होता है लेकिन ये लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, इस तरह के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। तो आपको इतना ही अभी जानना है, ये कहाँ इनमें पत्ते गिर जाते हैं, इनके कहाँ पाए जाते हैं, तो मानसून रीजन्स में। और कौन कौन से वेराइटीज़ हैं ट्रीज़ के, तो टीक, साल, सैंडलवुड, पिल्लमरुधु, या और भी कुछ नाम आपको मिल जाएंगे। ये हो गया, तो ये तो हो गया ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट का, जिनको कि मानसून फॉरेस्ट भी आपने कहा। हाँ, और सेकेंड टाइप है इसमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो टेम्परेट रीजन में जो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। टेम्परेट रीजन में आपने क्या पढ़ा है कि वहाँ ठंड होती है ज़्यादा, वहाँ गर्म टेम्परेचर कम होता है, रेनफॉल कम होता है। और समर और विंटर्स में जो है दोनों में गर्मी कम होती है, ठंड जो है कम से लेके माइल्ड से लेके सीवियर हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि ड्यू टू सीवियर विंटर्स विथ हैवी स्नोफॉल द ट्रीज शेड देयर लीव्स जस्ट बिफोर द विंटर सीजन। टेम्परेट रीजन्स में आपने पढ़ा है कि विंटर्स में जो है स्नोफॉल होता है, पढ़ा है ना, विंटर्स में स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है। तो चूंकि स्नो है तो बारिश तो हो नहीं रही है, पानी के रूप में तो मिल नहीं रहा है। बर्फ का क्या करेगा, बर्फ को आप पी सकते हैं प्यास लगने पर? नहीं। तो जब आप नहीं पी सकते हैं तो पौधे भी नहीं पी सकते, पौधे भी नहीं पी सकते हैं, समझ गए? तो उनको भी चूंकि विंटर्स होता है तो उसमें स्नोफॉल होता है, पानी नहीं मिलता है। हाँ, जैसे आप हैं वैसे ही पौधे भी हैं, ठीक है, उनको अलग नहीं समझिए, उनको भी ठंडा लगता है वैसे ही। हाँ, उनका भी दांत सिहर जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्नोफॉल में जो है उनको भी पानी नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सीवियर विंटर होने के कारण वो भी अपने पत्तों को विंटर स्टार्ट होने से पहले ही गिरा देते हैं। तो आपने कभी पिक्चर, फोटो या वीडियो में देखा होगा कि बर्फ का, जब बर्फ का समय होता है उस समय देखेंगे कि पेड़ जो है बिल्कुल लगेगा कि एक भी पत्ता नहीं दिखेगा, और बर्फ सब पे जहाँ तहाँ गिरा हुआ है अगर बर्फ जमा है तो, ठीक है। तो बर्फ वो विंटर सीजन आने के पहले ही, क्योंकि अगर पत्तों पर बर्फ गिर जाएगा तो इतना बर्फ जमा हो जाएगा कि पेड़ को गिरा देगा बर्फ के भार से, समझ गए? इसलिए वो लोग तैयार सब किए रहते हैं, विंटर सीजन होने के पहले ही अपना सब पत्ता वत्ता गिरा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, हैवी स्नोफॉल में डिस्ट्रॉय लीव्स ड्यू टू द वेट ऑफ द स्नो द ब्रांचेस टेंड टू ब्रेक। देखिए लिख ही दिया है कि एक तो हैवी स्नोफॉल होने से उनके पत्ते बर्बाद हो जाते हैं, ठंड से कपकपा के मर जाएंगे कि नहीं, बर्फ जम जाएगा पत्तों पर तो बर्फ मर जाएगा, ये पत्ता मर जाएगा। तो इसीलिए एक तो पत्ते मर जाते हैं और दूसरा बर्फ के वजन के कारण उनके ब्रांचेस भी टूट जा सकते हैं। तो इसलिए वो पहले ही सब रिस्क नहीं लेते हैं, अपना पत्ता को समय पर गिरा देते हैं विंटर आने के पहले ही। तो ये भी डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया। और द इंपॉर्टेंट ट्रीज ग्रोन हेयर हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। यहाँ जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनका बड़ा कमर्शियल वैल्यू होता है, यानी कि बाजार में मार्केटिंग, सेलिंग, खरीदने बेचने के लिए उसका बड़ा लोग उसका डिमांड करते हैं। और ये क्या है, दे आर ओक, साइप्रस, मेपल एंड ओलिव, ठीक है। कॉमन जो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो हैं ओक, साइप्रस, मेपल। अब ये सब नाम है, आप इंग्लिश में इन सब नामों को याद रखेंगे। हाँ, साइप्रस एक देश भी है, साइप्रस होता है, हाँ। तो ओक हो गया, साइप्रस, मेपल हो गया और ओलिव हो गया, ठीक है। ये जो है ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। दे आर यूज टू मेक फर्नीचर, और इनके जो है आम फर्नीचर, मतलब जो जनरल फर्नीचर आप देखते हैं तो वो इन सब पेड़ पौधों के बनते हैं। इंडिया में ये सब वेराइटीज़ नहीं हैं, और दूसरे वेराइटीज़ हैं तो उनके फर्नीचर बनते हैं। देखो वो सब इनके जो है क्या है कि ज़्यादा जो, मतलब कॉमनली जो फर्नीचर तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता होता है। मतलब आप जो बाज़ार में सस्ते या मीडियम जो रेंज के फर्नीचर देखते हैं, हाँ, कई तरह, आम का भी लकड़ी होता है या और, हाँ हाँ,
नहीं, ये जैसे कि ये सब भी आम ही वैरायटी है, लेकिन ये यहाँ इंडिया में नहीं ये होता है। टेम्परेट रीजन तो पूरे दुनिया में है ना। तो ये जो वैरायटीज़ है, ओक, साइप्रस, मेपल थोड़ा होता है हमारे कश्मीर में होता है, कश्मीर साइड में, हिमालय में होता है। ऑलिव, ये सब यहाँ नहीं, लेकिन और भी वैरायटीज़ है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। अभी तो हम पूरे वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया को फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि यानी कि इनका जो फर्नीचर, इनका जो लकड़ी होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन मजबूत होता है। ठीक है, तो सस्ता होता है, इसलिए इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बहुतायत में खूब पेड़ पाए जाते हैं रीजन्स में, टेम्परेट रीजन में। देख लीजिए जितना इंडिया का, आप देख लीजिए यहाँ आपका ट्रॉपिकल यहाँ आके ख़त्म हो गया, इससे ऊपर टेम्परेट हो गया, तो इससे ऊपर जो भी पेड़ पाए जाते हैं, देखिए जंगल ये सब पूरा पाए जाते हैं। आपको इसमें दिया है, देखिए इंडिया नेचुरल वेजिटेशन देखिए दिया है। तो नेचुरल वेजिटेशन में आप यहाँ देखेंगे कि आपका इसमें देखिए ट्रॉपिकल कलर देख लीजिए, ट्रॉपिकल का है, फिर अल्पाइन इधर हो गया, इसमें देख सकते हैं आप छोटा छोटा दिया हुआ है। तो वो जो पेड़ पौधे हैं जो कि आपको आम वेराइटी, कॉमन वेराइटी के जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लेकिन ठीक ठाक मजबूत होते हैं और कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। तो जितने भी आप कॉमन वे में अगर अपने आसपास दुकानों में बिक रहे हैं फर्नीचर वगैरह देखते हैं, तो इन्हीं लकड़ियों के बने होते हैं। अब हर कोई जो है सागवान, टीक और ये सब का तो नहीं ना बनवा सकता है, ना उतनी ज़रूरत होती है, आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो ज़रूरत भी नहीं होती है, उतना क्या करेगा। दूसरी बात, आदमी आजकल है फास्ट मूविंग लाइफ है, वो तुरंत लोग बोर हो जाते हैं, बोलते हैं अरे अब 2-3 साल हो गया, अभी फर्नीचर बदल दो, दूसरा कुछ रख लेते हैं, डिज़ाइन पुराना हो गया, तो बहुत लंबे समय तक जो है वो भी नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीपर वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं कि ठीक है कुछ साल किए फिर बदल दें। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि इनका जो है कमर्शियल मार्केट में बड़ा डिमांड होता है इन ट्रीज़ का, इनको फर्नीचर बनाने के लिए आम वे में इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का आपने देख लिया कि जहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस जैसे टीक है, टीक का बड़ा कीमत होता है। ठीक है, हाँ, जो है टीक है, साल है। ठीक है, ये सब लकड़ी जो है साल ही है सब, ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये सब लकड़ी जो है ये सब साल का है बना हुआ। ठीक है, जितना भी यहाँ इसमें इस बिल्डिंग में अगर लकड़ी का देख रहे हैं सब साल का है, जल्दी नहीं लगता है, बहुत साल तक। हाँ हाँ, वो पेंट भी प्रोटेक्टिव होता है कि जल्दी कीड़ा वीड़ा नहीं लगे, वैसे भी नहीं लगता है, कम लगता है। तो ये जैसे कि ये सब आपको हो गया टीक और साल, ये तो थोड़ा महंगा में हो गया। पानी पड़ेगा तब तो हाँ, खराब होगा ना? नहीं, पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ, तो क्या नाम है? साल बोलते हैं। अब वो आपको लोकल वो पुकारने का नाम वो अलग कुछ नाम बोलते हैं, तो वो अपना वो समझ लेते हैं। तो खैर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ऐसा कोई नहीं है कोई चीज़। तो जैसे टीक है, टीक का इस्तेमाल महंगे फर्नीचर्स के लिए खाली करते हैं, या बहुत लोग अगर वैसा है तो मजबूत तो बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल टीक का थोड़ा बहुत चौखट वगैरह के लिए कर लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर फर्नीचर्स के लिए ही होता है, पलंग वगैरह है, सोफ़ा सेट्स या और इस तरह के टेबल्स वगैरह बनाने हैं महंगे, तो वो इसका है। बाकी साल है, नहीं तो फिर जो है, और आपने जो यहाँ देखा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो ग्रो करते हैं उन सब की लकड़ियों के बनते हैं। ठीक है, तो ये सब मीडियम से एक्सपेंसिव तक का रेंज होता है। जैसे महोगनी, एबनी जो अभी हमने एवरग्रीन में पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट दीज आर मीडियम टू एक्सपेंसिव जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे चंदन है, चंदन का भी लकड़ी काफ़ी महंगा होता है, चंदन का भी कीमत होता है काफ़ी, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत है। किसका? नहीं, चंदन का फर्नीचर क्या करेगा, बहुत हल्का होता है। हाँ, वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है आपका जो है या तो पूजा से या कॉस्मेटिक्स में है ना, कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यही सब में देखिए आप, इतना ज़्यादा पूरा दुनिया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, उसमें चंदन का इस्तेमाल होता है। चाहे वो अब कैसे किलो देता है, हम उसको किलो के भाव से नहीं, मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, गूगल मोबाइल में बता देगा।
ठीक है, जैसे अभी देखिए उस पर मूवी अभी आई है जो, तो इसी पर है, जो पुष्पा मूवी आई है, तो सैंडलवुड का ही स्मगलिंग का उसमें दिखाया है ना। जैसे कि हमारे यहाँ वीरप्पन जो था साउथ में, वीरप्पन 2004 में तो मारा गया बेचारा, वो सैंडलवुड का ही बहुत लंबा समय से तस्कर था, स्मगलर था। हाथी का दांत हाँ, तो ये सब जो है, इस सब का सैंडलवुड काफ़ी कीमती होता है, क्योंकि इसका कॉस्मेटिक्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। देख लीजिए जितना भी आपका साबुन बनाने के लिए वो कहेंगे सैंडलवुड है, ये रहता नहीं तब भी लिख देते हैं। तो ये वो फॉरेस्ट स्मेल डाल देते हैं। तो ये फॉरेस्ट में इसे पाया जाता है सैंडलवुड, या फिर ये मतलब प्लांट में किया जाता है? फॉरेस्ट में ही नेचुरली पाया जाता है उसको। हाँ, प्लांट नहीं किया जाता है? वो प्लांट कर ये बहुत समय लेता है ग्रो करने में ना, तो वो फॉरेस्ट में ग्रो करने में पेड़ पौधे समय लगता है ना। सर्फ का रीजन क्या है? सर्फ का हैं? स्नेक का क्या रीजन है? उसको मतलब ये रहता है स्नेक। अरे स्नेक का क्या है, वो उससे पूछिए स्नेक से कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसका अभी छोड़िए वो सब जो। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जो है तो डेसिडुअस, यानी कि हमने देखा एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उनकी लकड़ियां बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। टेम्परेट का जो है वो मीडियम से एक्सपेंसिव होता है। टेम्परेट में जैसे देखिए, जैसे सैंडलवुड आपने यहाँ देखा, उसी तरह और भी कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिनका इनका पेपर बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेपर कागज़ बनाने के लिए, तो उसके कारण भी उनका कमर्शियल वैल्यू होता है। ठीक है, पेपर जो बनता है पूरा, तो आगे आएगा, अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका अब कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, कोनीफेरस फॉरेस्ट हमने जो है एवरग्रीन पढ़ लिए, एवरग्रीन पढ़ लिया, डेसिडुअस पढ़ लिया। अब जो थर्ड वैरायटी है फॉरेस्ट का, दैट इज कोनीफेरस फॉरेस्ट्स। These forests are found beyond the temperate regions in the subpolar areas where the summers are warm and winters are very cold below 0 डिग्री सेल्सियस। ये कोनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, टेम्परेट रीजन के पार जो है, आपने वर्ल्ड का जो है आपने देखा था टेम्परेट रीजन, और उसके ऊपर जो है सब पोलर रीजन्स जो है। ठीक है, सब पोलर, टेम्परेट के बाद और पोल से पहले सब पोलर रीजन्स, यानी कि 45 से 60, हाँ मतलब जहां भी उसको, तो सब पोलर रीजन्स में जहां की क्या होता है, क्लाइमेट किस तरह का होता है। समर्स आपको बताया कि समर्स वार्म होते हैं, सिर्फ हॉट नहीं होते हैं, सिर्फ वार्म। वार्म भी नहीं कहिए कि मतलब समर्स नाम का समर होता है। और विंटर्स जो है वो बहुत ठंडे होते हैं, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे एरियाज में ये पौधे ग्रो करते हैं, ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसलिए हाँ सब पोलर रीजन्स में, या जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं जहाँ, मैंने बोला आपसे कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पहाड़ों पर भी जहाँ अगर बहुत ठंडा, जैसे हिमालयस वगैरह में, तो वहाँ भी कोनीफेरस, आपका जो नैनीताल से शुरू हो जाता है 2000 मीटर से, तो वहाँ सब कोनीफेरस फॉरेस्ट होता है। वो तो ऊपर होने के कारण, हाँ, तो जहाँ भी ठंडे इलाके होंगे तो वहाँ ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेयर द ट्रीज आर कोन शेप्ड एंड द लीव्स आर लाइक नीडल्स। तो यहाँ जो है जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कोन के आकार में होते हैं उनके, और जो पत्ते होते हैं वो नीडल्स की तरह होते हैं, सुई की तरह होते हैं, बिल्कुल पतले। द स्नो स्लाइड्स डाउन द स्लोपिंग साइड्स ऑफ ट्रीज एंड द नीडल लाइक लीव्स प्रिजर्व द मॉइस्चर। अब कहें कि सर ये कोन के शेप में क्यों होता है? तो कोन के शेप में इसीलिए होता है क्योंकि ये ठंडे जगह में, जानता है पेड़ सब चालाक होता है, जानता है कि बर्फ गिरता है, तो बर्फ गिरता है, अगर ये इस तरह से चौड़ा बिल्कुल पेड़ होगा और इस पर बर्फ गिरेगा तो इतना बर्फ जमा हो जाएगा कि इसको गिरा देगा, पेड़ को ही गिरा देगा। समझ गए? तो इसीलिए पेड़ अपना आकार इस तरह से बना लेता है कोन की तरह, कि बर्फ गिरा तो स्लोप के कारण ढल के नीचे गिर जाएगा, उससे पेड़ पर रुकेगा नहीं। तो ये खुद बनाता है कि नेचुरल हो गया है, नेचुरली वो इवॉल्व कर लिया अपने आप को, समझ लिए, अपने आप को मॉडिफाई हो गया वो ओवर द ईयर्स। समझ गए? हाँ, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन होता है कैसे कैसे, वो सब बताएंगे आपको। तो अपने आप इन्होंने अपना हजारों लाखों साल जो पृथ्वी हो गया है, तो अपना रूप बदल लिया इन्होंने, ऐसा कर लिया कि जो है उस पर बर्फ जो है जमने नहीं पाए, और बर्फ जैसे ही गिरे उस पर से स्लोप से नीचे गिर के ज़मीन पर आ जाए, उस पर वजन ज़्यादा नहीं पड़े।
तो ये तो हुआ इसका कोनिकल शेप का कारण ड्यू टू स्नो। और इसका जो लीव्स होता है वो नीडल शेप होता है, क्यों? ताकि वो मॉइस्चर को बचा के रख सके, प्रिजर्व कर सके। क्योंकि आपको पता है स्नो हो रहा है, बारिश कम हो रहा है, बारिश इन क्षेत्रों में कम होता है, तो इसीलिए जो है इनके लीव्स जो है वो आपके नीडल शेप में होते हैं टू प्रिजर्व द मॉइस्चर। ठीक है। और एग्जाम्पल्स हैं द पाइन, स्प्रूस, फर एंड लार्च आर अमंग द इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हेयर। तो टेम्परेट जो फॉरेस्ट यानी कि ये हैं आपके कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं, ये इसमें जो है आपका जो इंपॉर्टेंट ट्रीज जो पाए जाते हैं वो क्या है? पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, फर हो गया और लार्च हो गया। तो फिर है फर बोलते हैं, फर, फिर नहीं। हाँ ठीक है, इंग्लिश बड़ी अजीब सी भाषा है, क्या करेगा, कहीं आई हो जाता है, कहीं अ हो जाता है। अभी जो कल एक बच्चे सीखना पड़ता है, इट इज बाय लर्निंग, बाय एक्सपीरियंस, बाय एक्सपीरियंस यू विल लर्न। अब जैसे एक मूवी कोई देख रहा है तो उसमें बच्चा सीख रहा था, है ना, छोटा बच्चा रहता है, बोलता है PUT पुट तो BUT बुट, तो उसकी माँ समझाती कि नहीं BUT बुट नहीं बट होता है, तो PUT तो पुट होगा लेकिन BUT बट हो जाएगा। अब इसका क्या करिएगा, है ना, तो बड़ी उसको काफ़ी सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज़ लर्नड बाय लर्निंग एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा वर्ड्स को पढ़िएगा उसको जानिएगा कैसे इट इज़, हाउ इट इज़ स्पेल्ड, हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो ये हमने फॉरेस्ट के 3 टाइप्स देख लिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कैटेगरी जो है वेजिटेशन का, दैट इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया, अब ग्रासलैंड्स देखते हैं। ग्रासलैंड्स मैंने क्या बताया कि जहां लंबे लंबे दूर दूर तक जो है सिर्फ घास ही उगी रहे, पेड़ इक्का दुक्का आपको कहीं कहाँ पेड़ कोई दिख सकता है छोटा मोटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार पेड़ होंगे, नहीं, लगातार आपको बड़े बड़े छोटे बड़े घास, वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, वो भी वहाँ रेनफॉल पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको घास के, इसलिए इनको हिंदी में घास के मैदान कहा जाता है, ग्रासलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। इन रीजन्स ऑफ इनसफिशियंट एनुअल रेनफॉल ग्रासलैंड्स आर फाउंड। ऐसे जगह जहां सफिशियंट रेनफॉल नहीं होता है, जहां इनसफिशियंट होता है रेनफॉल साल भर में, यानी कि बिलो 100 सेंटीमीटर, एक आपको मेजरमेंट दे दिया कि जहां एनुअल रेनफॉल यानी पूरे साल में जो बारिश होती है कुल मिला के वो अगर 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ऐसे जगहों पर जो है वो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ग्रासलैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये भी जैसे आपने डेसिडुअस फॉरेस्ट का देखा था, ये भी जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में उसके क्लाइमेट के कारण, जहां अगर ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है तो उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कह देते हैं, और अगर टेम्परेट एरियाज में पाया जाता है तो उसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कह देते हैं। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन वही ना। हाँ ठीक है। तो अब फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड्स। इनको जो है, क्योंकि सवाना जो है एक बड़ा फेमस है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड जो आपके अफ्रीका में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज में अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको वहाँ सवाना कहा जाता है, और इसलिए इनको कॉमन नाम, जैसे हम लोग कैसे मानसून नाम दे दिए, मानसून एरियाज में तो फॉरेस्ट है तो उनको मानसून फॉरेस्ट कह दिए, है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, लेकिन उसको हमने मानसून फॉरेस्ट का नाम दे दिया। वैसे ही जो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रासलैंड्स हैं उनको हम सवाना ग्रासलैंड बोल देते हैं, क्योंकि सवाना नाम है अफ्रीका में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का। सवाना पढ़ेंगे, अफ्रीका का ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। हेयर द ग्रास ग्रोज बिटवीन 2 and 3 मीटर्स हाई। देखिए क्या हाइट होता है घास का, 2 से 3 मीटर, है ना। आपका कितना हाइट है? 1 मीटर में कितना हाइट फिट होता है? आपका हाइट है 1.5 मीटर से कुछ ज्यादा। हाँ, और ये घास जो है 2 से 3 मीटर होता है, यानी कम से कम 6 फीट और 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट भी, 3 फीट,
3 फीट। आपका जो हाइट होता है लगभग 1.65 के आसपास आता है आपका हाँ 6.5-6 मीटर्स में। के आसपास है। हाँ, तो ये आप देख लीजिए कि ये 6 फीट से 9 फीट 10 फीट 12 फीट तक ये घास जाते हैं। तो आप मिलिएगा इस घास में, कहीं दिखिएगा नहीं दिखिएगा। हाँ, तो ये जो है ये ग्रास है, इतने ऊंचे ऊंचे ग्रास, और इनसे भी बड़े बड़े ग्रास होते हैं जिनमें कि हाथी भी छुप जाते हैं। आप ही नहीं, हाथी भी उसमें छुप जाता है, नहीं दिखता है। ठीक है। हाँ, जिराफ तो बहुत ऊंचा उसका गर्दन होता है, लेकिन उसका भी सिर्फ ऊपर का सिर निकला रहता है थोड़ा दूर तक, बस बाकी नहीं दिखता। हाँ, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सवाना ग्रासलैंड्स, जो कि 2 से 3 मीटर हाइट इनकी होती है। स्टंटेड ट्रीज एंड श्रब्स आर ऑल्सो स्कैटर्ड हेयर। स्टंटेड मतलब जो नाटे, स्टंटेड का मतलब होता है नाटे। हाँ हाँ, मैन से ही ट्रीज को। ड्वार्फ तो बौना हो गया, नाटा ड्वार्फ नहीं होता है। ड्वार्फ तो हो गया कि अब इतना ही छोटा रह गया, उसको बौना कहते हैं। नाटा और बौना का फर्क, ठीक है। नाटे हम लोग हैं, बहुत लंबे नहीं है, 6 फीट 5-8 से कम है तो वो नाटा हो गया आदमी इस एरिया में। हाँ, तो आज अब धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है इस हर जगह जो है, वो अलग बात है। तो खैर, तो स्टंटेड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्टंटेड यानी जो पूरा ग्रो नहीं किया है। तो स्टंटेड ट्रीज यानी कुछ नाटे पेड़ जो है जहां तहां मिल जाते हैं देखने के लिए। एंड श्रब्स और झाड़ियां, ठीक है, कटीली झाड़ियां भी कहीं कहीं बिखरी होती हैं इनमें। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे घास होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मीडियम हाइट के, ठीक है, 10 फीट 12 फीट के हाइट के पेड़ भी दिख सकते हैं, और कहीं कहीं कटीली झाड़ियां भी इनमें फैली होती हैं। ये जो है वेजिटेशन है इस तरह का। सवाना ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका को आप देखेंगे, इसका ट्रॉपिकल रीजन जो है, यानी ये इक्वेटर आ गया, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ ये हो गया, और ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इन दोनों के बीच में पूरा दूर दूर तक ये जो एरिया है अफ्रीका का, नॉर्थ और साउथ का एरिया है, इसमें जो है आपके सवाना ग्रासलैंड, सवाना कहते हैं उनको। अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को सवाना कहते हैं। हाँ हाँ, अफ्रीका में उनको सवाना कहा जाता है। मतलब कि और नीचे क्या होगा, लेकिन और जगह का नाम अलग होता है, दूसरा नाम होता है, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका, जो हम लोग अब अलग अलग रीजन का ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, साउथ अमेरिका जैसे है तो वहाँ पर जो है अलग अलग नाम है, पंपास है, कैंपोज है, बहुत अलग अलग नाम है, ठीक है। नहीं, यूपीएससी में आपको सब याद रखना होगा, बीपीएससी में आपको एक आध दो नाम पूछ सकता है हार्ड में, जैसे पूछता है। यूपीएससी में तो आपको सब याद रखना होगा। बीपीएससी इंटरव्यू में हाँ, कंट्री का नाम पूछ देता है, हाँ, कैपिटल ये नाइजीरिया ऐसे कुछ है ना। नाइजीरिया का पूछना तो मेरा हाँ, कैपिटल। सर टोटल कितना कंट्री है? 201 202 के आसपास है। 202 चलिए। हाँ, 202 में 190 तो हम लोग को बचपन ही में याद हो गया था जी। जब मैं 5 साल 6 साल का था तभी मुझे याद हो गए थे, करा दिए गए थे। इतना उस समय पढ़ाया जाता था, और वही आज तक मुझे याद है लगभग। वही जब याद किया है पहले बहुत 6-7 कंट्री है, वो सब अलग, वो सब कंट्री में अलग अलग कंट्री में 202 के अंदर में ही आता है कि हाँ, उसी में आ जाता है, उसी में अलग अलग ट्रिनिडाद एंड टोबैगो आ जाता है, तो फिर ये सब जमैका हो गया, ये सब आ गया। खैर चलिए, आइए नहीं, आइए चलिए चलिए देखते हैं। तो हमने जो देखा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एग्जाम्पल है अफ्रीका में पाया जाने वाला, जिसको कि हम सवाना कहते हैं, ठीक है। और अब जो है आ गया टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। टेम्परेट रीजन में पाया जाने वाला है, टेम्परेट जोन में, इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। दे आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स, दे दिया, चूंकि ग्रासलैंड टेम्परेट रीजन में है इसलिए उसको टेम्परेट ग्रासलैंड कह देते हैं। 35 से 60 हाँ, ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर, है ना, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए
द रूट्स आर प्रिजर्व्ड अंडर द सॉइल एंड ग्रास स्प्राउट्स ओनली ड्यूरिंग समर। तो होता क्या है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो गर्मी में ही जमीन के अंदर तक रहती है। गर्मी ठंड आता है तो जमीन से ऊपर सिकोड़ लेता है अपना, समझ लिए, जमीन इतनी ठंडी हो जाती है कि कपकपा देता है। तो कैसे हम लोग जाड़े में रजाइयों में दुबक जाते हैं ठंड लगती है तो वैसे ये भी अपना जड़ को सिकोड़ के निकाल लेता है जमीन से, समझ गए। सिर्फ गर्मी में ही इसकी जड़ें जमीन में जाती हैं, ठंड में अपनी जड़ों को भी निकाल लेता है जमीन में से। तो यही यहाँ कह रहा है कि द रूट्स आर प्रिजर्व्ड अंडर द सॉइल, ठीक है, एंड द ग्रास स्प्राउट्स ओनली ड्यूरिंग समर। तो सिर्फ जड़ ही जड़ रह जाता है इनका ठंड के समय में, और जो है इसमें जो घास निकलती है उगती है वो सिर्फ समर में उगती है, बाकी समय में सिर्फ जड़ ही जड़ रह जाता है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचता है। टेम्परेट ग्रासेस आर रिलेटिवली शॉर्टर दैन ट्रॉपिकल ग्रास। अब नेचुरल है कि मैंने बताया ठंड है, सिकुड़ गया है तो उतना तो आकार रहेगा नहीं, साइज छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इनका जो हाइट होता है, जो साइज होता है, वो ट्रॉपिकल ग्रासेस से कम होता है। बट स्प्रेड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, लेकिन ये जमीन पर ज्यादा एरिया में फैले होते हैं। जैसे कि जो ट्रॉपिकल ग्रासेस है वो जमीन में ऊपर ज्यादा ऊंचे उठ जाते हैं, हाइट उनकी ज्यादा होती है, लेकिन जमीन पर ज्यादा नहीं फैले होंगे, दूर दूर रहेंगे। इनका जो जड़ होगा, नीचे जो मोटाई होगा झाड़ियों का वो कम ही होगा। लेकिन जो टेम्परेट है वो ऊपर ज्यादा नहीं ऊंचे होते हैं, लेकिन जमीन पर ज्यादा फैले होते हैं, दूर दूर तक फैले रहेंगे। जैसे ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है वो इस तरह का होगा, ऊंचा ऊंचा होगा लेकिन जमीन पर कम होगा। लेकिन जो टेम्परेट है वो इस तरह का दम फैला फैला होगा, नीचे ही ज्यादा फैला होगा, समझ रहे हैं। तो ये फर्क है, इसका हाइट कम होता है लेकिन जमीन पर ये ज्यादा फैला होता है। दे आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और इनके जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं इनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। इन रशिया दे आर कॉल्ड द स्टेपीज। रशिया में इनको स्टेपीज कहा जाता है। अब देख लीजिए रशिया कितना बड़ा देश है, इसमें जो पूरा टेम्परेट रीजन में इस एरिया में ग्रासलैंड्स पाया जाता है, इनको स्टेपीज कहा जाता है। और स्टेपीज को कहा जाता है कि दे आर द ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को रोटी खिलाता है यही, यानी बहुत, क्योंकि वहाँ स्टेपीज में ग्रेन्स उगते हैं, ये जो वीट गेहूं वगैरह उगता है, वीट है, मेज है, ये सब इन्हीं में उगता है, ठीक है। तो स्टेपीज एरिया में जो है ग्रेन्स बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठंड इलाका है फिर भी बहुत ज्यादा। हाँ, तो उतना ठंड, गेहूं वगैरह अनाज के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की जरूरत नहीं ना होती है, गेहूं ठंड के सीजन में ना होता है। अभी इसी हाँ, रबी जो होता है, हाँ, ये ठंड सीजन है। तो अभी क्या है, ठंडा नहीं तो गर्मी है, ठीक है। तो सर वहाँ भी इसी तरह का टेम्परेचर रहता है? वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा, आप देख नहीं रहे हैं कि एक्सट्रीम जो है ठंडा बोला है, इतना थोड़े टेम्परेचर। एक्सट्रीम ठंडा में मतलब कि ग्रेन सर का? हाँ हाँ, उग जाता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे नहीं होता इसलिए। हाँ, तो दे आर कॉल्ड द स्टेपीज, ठीक है। उसको अलग से नाम लिखवा देंगे आपको, अभी लिखे, हाँ, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया किस रीजन में आता है, ट्रॉपिकल की सब ट्रॉपिकल? देख लीजिए ना, मैप आपके सामने, एटलस आपके सामने। इंडिया में क्या है, देखिए यहाँ से ट्रॉपिकल, देखिए यहाँ से इक्वेटर, तो ये इतना पार्ट तो हो गया आपका ट्रॉपिकल हो गया, इधर टेम्परेट हो गया। हमारे बीचों बीच से हमारा, हाँ, तो वही जो है आप सब ट्रॉपिकल कहिए उसको, जैसे आप बांट लीजिए। बीचों बीच हमारा गुजर रहा है ट्रॉपिक का लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो उसके ऊपर हो गया सब ट्रॉपिकल हो गया, ऊपर और ज्यादा ऊपर जाएगा टेम्परेट भी हो गया। हाँ हाँ, तो हर तरह का पाया जाता है। तो रशिया में जो ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उनको स्टेपीज कहा जाता है। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड एज प्रेरीज। और नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, इनको भी जो है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ गेहूं और मक्का ये सब होता है। अनाज, जो भी अनाज मतलब खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन वे में जो हम अनाज खाते हैं, कहीं गेहूं खाते हैं, कहीं मक्का का अनाज खाते हैं, जहाँ जो अनाज खाते हैं। तो प्रेरीज, अमेरिका का जो ये बेल्ट हो गया आपका,
ये कनाडा और साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न एरिया हो गया, ये प्रेरीज पूरा होता है, ठीक है। कनाडा का साउथ का पार्ट और अमेरिका का नॉर्थ का पार्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा अनाज होता है, पैदा होता है, ठीक है। तो इन सबको ब्रेड बास्केट या व्हीट बास्केट कहते हैं, स्टेपीज और प्रेरीज को। तो अमेरिका में इनको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। देखिए सब क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे बीपीएससी या यूपीएससी में, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के ग्रासलैंड्स हैं प्रेरीज, किस तरह के ग्रासलैंड है स्टेपीज, यही सब आएगा डायरेक्ट पीटी में सवाल। इसे को पॉइंट में लिख सकते हैं। हाँ हाँ जैसे कि इसका मेन टॉपिक हाँ। पॉइंट में लिखते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले रशिया में, क्योंकि रशिया में सबसे ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं तो उसको स्टेपीज कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में इनको क्या कहते हैं, प्रेरीज। दे आर कॉल्ड पंपास इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो है टेम्परेट जो है अर्जेंटीना, ये देखिए अर्जेंटीना, तो इनको क्या कहते हैं, पंपास। पंपास डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए यही जो है टेम्परेट रीजन जो है, टॉपिक के बाहर जो है इधर एरिया में, तो उनको डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स। ये सब नाम पूछा जाएगा आपसे, सब क्वेश्चन अब है। एंड वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में उसको वेल्ड कहा जाता है। हाँ, वेल्ड का स्पेलिंग VELD ही होता है ज़्यादातर, यहाँ टी भी जोड़ दिया है, बिल्कुल शुद्ध दिया है। वैसे VELD खाली आपको लिख देता है, हाँ, टी साइलेंट हो जाता है। हाँ तो लिखा जाएगा ना, बोलना में साइलेंट है। नहीं भी लिखते हैं, कॉमनली नहीं लिखते हैं, ये बहुत दिन बाद ही हम टी लिखा हुआ देख रहे हैं हम लोग के इसमें, बाकी ऐसे शुद्ध दम लिख दिया गया है, नहीं तो VELD वेल्ड लिख देते हैं। तो वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो आप देखेंगे, इसका जब पढ़ेंगे हम, इधर जो है साउथ अफ्रीका के एरिया में जो पाया जाता है ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल तो सवाना हो गया, और जो टेम्परेट हो गया उसको वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में। सब नाम याद रखना है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड with irrigation facilities these grasslands have been converted into agricultural lands। तो दुनिया के कई हिस्सों में इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि आपने पढ़ा कि इनमें बारिश कम होता है ना, इसीलिए ये टेम्परेट रीजन में है, बारिश कम होता है, तो ये घास है, छोटे छोटे मीडियम हाइट के घास है। तो इन एरियाज को जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके इनको एग्रीकल्चरल लैंड में भी, यानी इन पर खेती की जाती है कई तरह की, तो इनको एग्रीकल्चरल लैंड में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने ग्रासलैंड्स देख लिया, ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। करा देते हैं, चलिए करिए। उसके बाद तो हमने अब जो है वेजिटेशन के क्या क्या टाइप कर लिया, फॉरेस्ट कर लिया और ग्रासलैंड्स कर लिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वेजिटेशन का, दैट इज डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थल, हिंदी में जो भी नाम से है। वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड विदाउट वेजिटेशन आर कॉल्ड डेजर्ट्स। यानी कि जमीन में जब दूर दूर तक हमें किसी भी तरह का घास फूस पेड़ पौधा नहीं दिखता है, ऐसे जमीन, ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट जो वर्ड है, वर्ब है, डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, चले जाना। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, चले जाना, ठीक है। हाँ, ही डेजर्टेड फ्रॉम दैट प्लेस, मतलब वो उस जगह को छोड़ के चला गया। तो जैसे US में है, आप अगर फौज में आप हैं और फौज को छोड़ के घर वर में चले गए हैं कहीं काम से, ड्यूटी छोड़ के, तो आपको डेजर्टर कहा जाता है और आपके खिलाफ केस चल जाए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेजर्टर जो बिना बताए अगर फौज से गायब है, पता चला घर चले गए और आ नहीं रहे फौज में, अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो डेजर्टर वो अरेस्ट हो जाता है। इट इज़ अ क्राइम। बिना बताए अगर आप छोड़ देते हैं वहाँ आर्मी से, इंडिया में ये चीज़ नहीं है, ठीक है।
अमेरिका में स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको सजा दी जाएगी। आप बिना बताए वहाँ आर्मी को नहीं छोड़ सकते। मतलब छोड़ने का मतलब गायब भी नहीं हो सकते हैं कि हाँ तंग हो गए, परेशान हो गए, चले गए घर या कहीं चले गए और महीनों तक गायब है। 2-3 दिन तक नहीं गए तो वो अलग बात रहेगा ना। हाँ 2-3 दिन तक, लेकिन अगर कई दिनों तक आपकी खोज खबर नहीं है तो आपको डिजर्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है, भगोड़ा। और फिर आपको कहीं भी पाए जाएंगे और उसका केस भी आपको 20-20 साल तक खोज होता है उसका। कहीं भी आप पाए और आपको देखा गया कि आप 20 साल से गायब हैं तो आप पर सीरियस केस, आपको जेल डाल दिया जाएगा। इट इज़ अ सीरियस क्राइम, डिजर्टर। क्योंकि एक बात ये नहीं है, बात है कि आपने देश के साथ गद्दारी किया है, ये माना जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट वर्ड का खैर यहाँ आया तो मैंने आपको ये सब बताया। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, चले जाना। तो डेजर्ट का मतलब यहाँ इसलिए नाम रखा कि जहाँ कोई नहीं रहता है उस जगह को, उस जगह को सभी लोग छोड़ के, हाँ, तो डेजर्ट वर्ड है। तो डेजर्ट्स, तो वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड विदाउट वेजिटेशन आर कॉल्ड डेजर्ट्स। यानी ऐसे दूर दूर तक जहां किसी तरह का पेड़ पौधा नहीं दिखता है, ऐसी जमीन, ऐसी भूमि को हम डेजर्ट कहते हैं। सच लैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ए हॉट डेजर्ट्स एंड बी कोल्ड डेजर्ट्स। डेजर्ट्स को जो है हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हॉट डेजर्ट एंड बी कोल्ड डेजर्ट। अब ये भी आप देख रहे हैं नाम से ही है कि जो अगर गर्म जगहों पर पाए जाने वाले हैं तो ऐसे डेजर्ट को हॉट डेजर्ट कहते हैं, जो ठंडे जगह पर पाए जाने वाले डेजर्ट हैं उनको कोल्ड डेजर्ट कह देते हैं। क्या है देखते हैं। ए हॉट डेजर्ट्स, दे आर ड्राई थ्रू आउट द ईयर। हॉट डेजर्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सालों भर ड्राई होता है, कोई बारिश नहीं होता है। ठीक है, ड्राई थ्रू आउट द ईयर। Plants that survive with very little water like cactus, prickly pear, aloe and thorny bushes are found here. तो यहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स, कहने को प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। हाँ हो गया, हम आगे के सामने। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो बिल्कुल नाम मात्र के पानी में भी उग जाते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी जो आपको भी बताया था, देखा है ना कैक्टस आपने, हरा हरा गोल गोल और उसमें सुई की तरह बिल्कुल निकला रहता है, नुकीला कांटा जो है, गोल होता है। हाँ, तो उनको कैक्टस कहते हैं। बिल्कुल पानी नहीं भी दीजिएगा तो भी वो उग जाता है, थोड़ा सा पानी रहेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल ही डेजर्ट में तो वो भी नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ थोड़ा बहुत अगर ज़मीन में नमी है, पानी है ज़मीन के नीचे थोड़ा बहुत, तो उसमें उग जाते हैं। तो कैक्टस हो गया, या प्रिकली पियर, ये और उसी तरह का, इसका नाम अब क्या बोले हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रिकली पियर भी उसी तरह का होता है कि जो एक तो कैक्टस हो गया जो हरा भरा होता है, और ये होता है कि बिल्कुल आप देखे होंगे कुछ कुछ जो बिल्कुल खाली कटीला होता है, बिल्कुल कटीला होता है। तो मुंह खोले हुए रहता है जो, नहीं, वो क्या होता है, खा लेता है। अब पता नहीं, खैर, तो इस तरह के कटीले पौधे, हाँ, कटीले पौधे जो है जो पाए जाते हैं। एलोवेरा भी जो है, एलो आप देखे होंगे, है ना, एलोवेरा जिसको बोलते हैं, हाँ, ये भी पाए जाते हैं। एंड थॉर्नी बुशेस, और कटीली झाड़ियाँ, ये सब ही इसमें कहीं कहीं पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। सच वेजिटेशन आर फाउंड इन सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का आप मैप देखेंगे अपने एटलस में तो देखेंगे अफ्रीका के नॉर्थ में जो है एक डेजर्ट पाया जाए, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में, वो है सहारा डेजर्ट, और साउथ में यहाँ नामीबिया के पास है कालाहारी डेजर्ट। तो इन दोनों डेजर्ट जो है ये एग्जाम्पल है किसका, हॉट डेजर्ट का, हॉट डेजर्ट। इनमें जो है अभी जो आप प्लांट्स बताया कि कैक्टस, प्रिकली पियर, एलो एंड थॉर्नी बुशेस। इंडिया में जो है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, जो थार डेजर्ट है हमारा, ये पूरा इधर राजस्थान का इधर देखिए लिखा है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। तो ये जो रीजन है, ये डेजर्ट रीजन जो है, पूरा राजस्थान नहीं है डेजर्ट, सिर्फ राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो है डेजर्ट। तो ये जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट इधर जो है बाड़मेर, जैसलमेर, वो सब रीजन आता है। तो
तो वो थार डेजर्ट इंडिया, वो भी हॉट डेजर्ट है क्योंकि हॉट क्लाइमेट में है, हॉट एरिया है। एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का मैप में देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट नाम है उसका। तो ये सब जो है हॉट डेजर्ट्स के एग्जाम्पल है, यानी हॉट क्लाइमेट, हॉट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोल्ड डेजर्ट्स, यानी कि ठंडे जगहों पर पाए जाने वाले। देखिए डेजर्ट का मतलब है कि देयर आर नो प्लांट्स। अब वो हॉट एरिया में होगा तो हॉट डेजर्ट कहा जाएगा, कोल्ड एरिया में होगा तो कोल्ड डेजर्ट कहा जाएगा। समझ गए ना? तो डेजर्ट में ट्री नहीं हो सकता है? ट्रीज नहीं होता है, कैसे होगा? ट्री कहां से होगा, डेजर्ट कैसे होगा फिर? ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स। ये सब जो प्रॉपर प्लांट्स का ये जो है ये सब बॉटनी में ही पढ़ाई होगा। क्या? प्लांट्स के बारे में अगर ठीक से पढ़ना है तो बॉटनी में ही पढ़ना। हाँ हाँ, फिर तो बॉटनी पढ़ना पड़ेगा। लेना है। चलिए, नहीं बहुत कुछ है आपके 10-12 तक भी है, 10 तक भी है, या 12th में तो फिर बॉटनी स्टार्ट हो जाती है, बॉटनी जूलॉजी 11th-12th में, तो उसमें प्लस 10 तक भी पढ़ना होता है। हाँ 11th में तो बॉटनी होता है। हाँ होता है। चलिए, तो कोल्ड डेजर्ट्स सब देख रहे हैं। कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? हायर लैटिट्यूड्स में। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स यानी कि ऊपर आपका सब पोलर, टेम्परेट, सब पोलर और पोलर रीजन्स में। ठीक है, क्योंकि वहां भी बारिश नहीं होती है ना। आपने पढ़ा है कि टेम्परेट और उसके पार जो है बारिश बहुत कम नाम मात्र को या नहीं होती है, फिर टेम्परेट के बाद तो नहीं होता है बारिश, तो इसलिए वहां भी रेनफॉल नहीं होती है, इसलिए इनको कोल्ड डेजर्ट्स कहते हैं। दीज डेजर्ट्स आर गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना, टकला मकान ऑफ तिब्बत, पैटागोनियन डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे चाइना का गोबी डेजर्ट, चाइना में आप देखेंगे, चाइना का मैप, उसमें ऊपर है गोबी डेजर्ट है इधर, उसके बाद दूसरा क्या दिया है? टकला मकान, टकला मकान ऑफ तिब्बत। यहाँ तिब्बत में से ही देखेंगे टकला मकान नाम है। ये प्लेटू भी है ना, टकला मकान। हाँ वही प्लेटू है। तिब्बत एक अलग कंट्री है ना, उसको कैप्चर कर रखा हुआ है चाइना। अरे अलग कंट्री नहीं, मतलब अब क्या कहे, चाइना वो कहता है मैं, हमारा ही रीजन है, अलग कंट्री मानता है, वो कहता है हम अलग देश हैं, उसी का पार्ट है, मिला। जैसे हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया। चलिए, तो टकला मकान ऑफ तिब्बत एंड पैटागोनियन डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आप देखेंगे नीचे है पैटागोनिया डेजर्ट है चिली में। ठीक है, तो हाँ पतला देश है, हाँ चिली, उसमें पैटागोनिया डेजर्ट है। साउथ अमेरिका से एकदम सबसे लास्ट कॉर्नर पे, सांप के तरफ पतला, एकदम लास्ट में कॉर्नर पे, एकदम लाइन से ऊपर तक गया हुआ है। नहीं है सर। ये है चिली, सांप के तरफ ये पतला था। हाँ, एकदम। चलिए आइए। जी यहाँ भी है, जी यहाँ। तो ये जो है साउथ अमेरिका में चिली में पाया जाता है पैटागोनियन डेजर्ट। तो ये सब जो है क्या है? कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और यहाँ थोड़ी भी बारिश नहीं होती, इसकी वजह से कोई भी वेजिटेशन यहाँ नहीं पाया जाता। यहाँ पे कोई भी टाइप का ये जो पेड़ हाँ, पौधा नहीं, उगता है। कुछ नहीं। केवल हॉट डेजर्ट में ही ये कैक्टस ये सब उग सकता है, कोल्ड डेजर्ट में नहीं उगता है, चाहे कितना भी नमी रहे। हाँ। तो नहीं, नमी रहेगा तो डेजर्ट कैसे होगा? नमी नहीं रहता है ना। मतलब नमी करने का मतलब जैसे एलोवेरा हो गया, पिकनी पेड़, जैसे कि कहने का मतलब है कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत पानी, जैसे बारिश होगा, कभी झील बना हुआ है तो झील है तो उसके आसपास में थोड़ा सा मिट्टी में पानी होता है, थोड़ा बहुत पानी है तो बारिश नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कहीं छोटी सी नदी है, झील है, एक आध कभी बारिश हो गया तो उससे पानी जमा हो गया, समझ गए? तो उसके कारण ये बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब नाम मात्र को भी नमी रहता है तो उसमें ये सब उग जाते हैं, लेकिन कोल्ड एरियाज में नहीं उगते हैं, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता है, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो ये ठीक सब है। ये मतलब कि क्या कारण है, ये सब बॉटनी में होगा ना? हाँ हाँ, ठंड में नहीं उगता है। देखिए ठंड, आपको पौधे कैसे जिएगा, पौधा कैसे जिएगा? उसको धूप चाहिए, फोटोसिंथेसिस होगा तब ना।
अब धूप, जहाँ बहुत धूप है तो वहाँ थोड़ा सा भी पानी मिलेगा जी जाएगा, लेकिन जहाँ धूप ही नहीं है वहाँ कैसे जिएगा, नहीं जी पाएगा, इस कारण से। ठीक है, और तो ये अल्पाइन नहीं करना है, नहीं। तो चलिए ठीक।